चलो जी, तो हमारे चैप्टर का नाम है, हमारे टॉपिक का नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। अब सवाल उठा एग्जाम में इसकी वेटेज क्या है। मैं कह सकता हूं कि इस पे 2 क्वेश्चंस आने की संभावना है, कम से कम, मे बी 3 भी हो सकते हैं, बट 6 से लेकर 9 नंबर तक इस पे आने की संभावना है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से इसे एक कह सकते हो, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। अच्छा, इस सेक्शन के साथ ना, इस चैप्टर के साथ एक और बात भी जुड़ी हुई है। वो क्या कि ये चैप्टर ना बच्चों की थोड़ी सी दुखती रग है। मैं कह सकता हूं बच्चों की कहीं ना कहीं दुखती रग है, क्योंकि इसको देखकर पता नहीं क्यों बच्चों को थोड़ा डर सा लगता है कि ओ माय गॉड, पता नहीं क्या होने वाला है। लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किल है याद करने की, थोड़ी सी मुश्किल है, मानता हूं, बट अगेन ये ऐसा चैप्टर है जिसपे आपको थोड़ा ज्यादा राउंड ऑफ रिवीजन देना पड़ेगा। 3 या 4 राउंड ऑफ रिवीजन कम से कम इसमें देने पड़ेंगे, ताकि लैंग्वेज को जितनी बार पढ़ोगे ना उतनी बार ये दिमाग में ज्यादा आएगा। तो ये चैप्टर साधारण चैप्टरों की तरह नहीं है जिसमें हमारे दिमाग में ज्यादा रह जाता है और हम कोट करके आ जाते हैं। हालांकि ये चैप्टर है बड़ा इंपॉर्टेंट, ज्यूडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसी को देखकर ही जजेस इंटरप्रिटेशन निकलते हैं, इसी को देखकर ही ज्यूडिशरी इंटरप्रिटेशन निकलती है। तो मैं कह सकता हूं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट यही वो चैप्टर है जिसको देखकर लॉ पढ़ा जाता है, लॉ समझा जाता है, ठीक है ना। तो नॉर्मली तो हम कह सकते हैं कि सर ये तो सबसे पहले हो जाना चाहिए चैप्टर, हाँ सबसे पहला हो जाना चाहिए, परंतु लैंग्वेज इतनी टफ है कि पहली क्लास में करा दो तो बच्चे ही भाग जाएंगे, फ्रेंकली स्पीकिंग बात बताऊं तो। चले चले हमने कहा जी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। एक वर्ड आया स्टैट्यूट और दूसरा वर्ड आया इंटरप्रिटेशन। तो इन दोनों का क्या अलग अलग मतलब होता है? ऑब्वियसली यस। सबसे पहली क्लास में मैं करवाता हूं स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है। तो जब मैं करवाता हूं ना कि एक्ट एक चीज होती है, एक्ट एक चीज होती है, लॉ याद होगा, पहले दिन कॉपीज के अंदर नॉर्मली हम ये लिखते हैं। तो फिलहाल स्टैट्यूट, सबसे पहले मैं स्टैट्यूट का मतलब लेता हूं, फिर इंटरप्रिटेशन का मतलब लूंगा। सबसे पहले स्टैट्यूट क्या होता है? स्टैट्यूट का मतलब एक्ट, जो कौन बनाता है? नॉर्मली पार्लियामेंट बनाती है। क्या राज्यों में विधानसभाएं भी बना सकते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली भी बना सकती है? द आंसर इज यस। तो स्टैट्यूट जनरली मींस द लॉ एंड रेगुलेशन ऑफ एवरी सॉर्ट, laws and regulations of every sort without considering from which source they emanate। मतलब कहां से जन्म हुआ है इस बात को साइड पे रख दो। सभी प्रकार के लॉ एंड रेगुलेशंस जो भी बने हुए हैं वो स्टैट्यूट कहलाते हैं। नॉर्मली द टर्म डिनोट्स एन एक्ट। वो कहता है स्टैट्यूट को नॉर्मली हम एक्ट कहते हैं, जो कि लेजिस्लेटिव अथॉरिटी के द्वारा बनाया जाता है। बिल्कुल ठीक। तो एक चीज होती है लॉ और एक चीज होती है एक्ट। क्या दोनों सेम है? नहीं, दोनों सेम नहीं होते हैं। एक्ट को अपन लोग स्टैट्यूट भी कहते हैं, इसे ही अपन लोग लेजिस्लेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेजिस्लेशन भी कहते हैं, ठीक है। परंतु लॉ इनसे थोड़ी सी बड़ी टर्म है। कैसे? क्योंकि इसके अंदर जब मैं रूल्स, इसके अंदर मैं रेगुलेशंस, इसके अंदर मैं नोटिफिकेशंस, इसके अंदर सर्कुलर्स, ये जब सब ऐड करता जाता हूं तब एक्चुअल में बनता है लॉ। हालांकि इतना डीप में जाके डिस्टिंक्शन इस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के टॉपिक में नहीं किया गया, बट फिर भी लॉ का मतलब है एक्ट ऑब्लिक स्टैट्यूट ऑब्लिक लेजिस्लेशन प्लस रूल्स प्लस रेगुलेशंस प्लस नोटिफिकेशंस प्लस सर्कुलर्स, ठीक है। चले तो पढ़िएगा, नॉर्मली द टर्म डिनोट्स एन एक्ट। नॉर्मली स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है? वो एक्ट जो किसने बनाया? लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। क्या विधानसभा ने जो बनाया, लेजिस्लेटिव असेंबली ने जो बनाया, वो भी स्टैट्यूट होगा? द आंसर इज हां। बोलो ना हाँ। चले, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट यूज द टर्म स्टैट्यूट थ्रू वन फाइंड द टर्म लॉ यूज्ड एट मेनी प्लेसेस। नॉर्मली भारत के संविधान में स्टैट्यूट टर्म नहीं, लॉ टर्म यूज होती है। तो लॉ क्या है? लॉ इज डिफाइंड एज इंक्लूडिंग एनी ऑर्डिनेंस, जो गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस पास करती है, ऑर्डर, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस। इन शॉर्ट, स्टैट्यूट सिग्निफाइज रिटन लॉ इन कॉन्ट्रडिक्शन टू द अनरिटन लॉ। अब इसने कैसे डिफाइन किया? यहां पर कैसे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में कैसे लिखा? वो कहते हैं जब लॉ को, स्टैट्यूट को, जब लॉ को लिख दिया जाता है तो वो स्टैट्यूट है, ठीक है। ये तो साधारण भाषा में ये कहना चाह रहा है कि नॉर्मली इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जब स्टैट्यूट यानी कि जो कानून बनाया गया, जब उसे लिखित रूप में दिया जाता है तो वो लॉ है। बट लॉ
एक्चुअल में बड़ी टर्म है, एक्चुअल में बड़ी टर्म है, क्योंकि स्टैट्यूट का मतलब वो है जो पार्लियामेंट ने पास किया। जब पार्लियामेंट पास कर देती है तो उस वक्त रूल्स नहीं पास होते, क्योंकि रूल्स पार्लियामेंट नहीं बनाती। से फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट, रूल्स कौन बनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। रेगुलेशंस कौन बनाती है? अगर कंपनीज लॉ में कोई रेगुलेशन है भी तो कौन बनाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी लाइक सेबी, वो रेगुलेशंस बनाती हैं। इन सबको मिलाकर हम लोग लॉ कहते हैं। बट फिलहाल ये कहता है कि ज्यादा डिस्टिंक्शन नहीं है, क्योंकि स्टैट्यूट नाम की टर्म पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं की गई। कॉन्स्टिट्यूशन में जो टर्म यूज है वो है लॉ। तो फिर लॉ का मतलब क्या होता है? लॉ का मतलब है ये सब ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशन, सब कुछ मिलाकर बनता है लॉ। दूसरे शब्दों में जब स्टैट्यूट को लिख दिया जाता है तो वो लॉ है, बस। यानी कि इसने इन डेप्थ वो डिस्टिंक्शन नहीं किया जो हमने समझा था कि हां जी लॉ का मतलब क्या होता है। क्लियर हो गई इतनी बात? बोलो ना हां। अब सवाल उठा, पहली बात तो हमने देखा स्टैट्यूट क्या होता है, फिर उसके बाद अगला शब्द क्या आया? इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? चले इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन पे आते हैं। इंटरप्रिटेशन, लो जी, ये इंटरप्रिटेशन है। अच्छा, इंटरप्रिटेशन। अब एक काम करना, इंटरप्रिटेशन के लिए ना अपनी एक पेज लेना, उस पेज को ना अपनी बुक के साथ स्टेपल कर देना। मैं इसके लिए ना इंटरप्रिटेशन के लिए एक चार्ट लिखवा रहा हूं। ये बुक में हालांकि स्पेस नहीं है, बट इंटरप्रिटेशन के लिए एक मैं चार्ट लिखवा रहा हूं। वो चार्ट पेपर में करके जाना, तो इंटरप्रिटेशन के ऊपर अगर आ जाए तो आप कर सकते हो। ठीक है, लिखो मेरे साथ, लिखो इंटरप्रिटेशन के बारे में, लिखो 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 लिखो। इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब है किसी बात को समझना। से फॉर एग्जांपल बड़े सिंपल शब्दों में समझाता हूं। सेक्शन 105 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा है कि प्रॉक्सी कैनॉट स्पीक। स्पीक का मतलब, मान लो उसे जाना है, प्यास लगी है, मान लीजिए उसे बहुत प्यास लगी है। किसको प्यास लगी है? प्रॉक्सी को। मान लीजिए प्रॉक्सी को प्यास लगी है, तो अब क्या प्रॉक्सी पानी मांग सकता है या नहीं मांग सकता? बोलो हां या ना। क्या प्रॉक्सी को अगर पानी की प्यास लगी है तो प्रॉक्सी पानी मांग सकता है या नहीं मांग सकता? द आंसर इज हां, मांग सकता है। बट लिखा है कि नहीं मांग सकता, लिखा स्पीक। तो हमने स्पीक वर्ड को इंटरप्रिटेशन दी कि भाई स्पीक का मतलब यह नहीं है कि वो बोल ही नहीं सकता। स्पीक का मतलब है कि वो बोल सकता है, बट मीटिंग के मामलों में नहीं बोल सकता। मीटिंग के मामलों में नहीं बोल सकता। बोलो ना हां। चले, तो ये इसे कहते हैं इंटरप्रिटेशन निकालना। इंटरप्रिटेशन निकालना। इंटरप्रिटेशन को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं भैया। एक होती है लीगल इंटरप्रिटेशन, एक होती है डॉक्ट्रिनल इंटरप्रिटेशन। एक लीगल, एक डॉक्ट्रिनल। अच्छा, लीगल का मतलब क्या होता है? वेयर देयर इज एन actual rule of law which binds the judge to place certain interpretation। इसका मतलब है जी कि कुछ रूल्स बने हुए हैं, और जब रूल्स के द्वारा जज साहब इंटरप्रिटेशन निकालते हैं तो इसे कहते हैं लीगल इंटरप्रिटेशन। कुछ रूल्स बने हुए हैं, वो रूल्स कौन से हैं अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं उनकी। तो वेयर देयर इज एन एक्चुअल रूल ऑफ लॉ, मतलब जब किसी चीज के इंटरप्रिटेशन के लिए रूल बना हुआ है, तो जब हम उस रूल के द्वारा इंटरप्रिटेशन निकालते हैं तो इसे कहते हैं लीगल इंटरप्रिटेशन निकालना। ओके, एक होता है डॉक्ट्रिनल इंटरप्रिटेशन। ओके, फॉर एग्जांपल वेयर पर्पस इज टू डिस्कवर
the true meaning of statute. For example, proxy cannot speak as per section 105 of Companies Act 2013 means he cannot speak in matters connected with meeting of company. Proxy cannot speak as per section 105 of the Companies Act 2013 का मतलब है he cannot speak in the matters connected with the. चलिए, स्पेलिंग समझ नहीं आ रही, अनुभव ये मेरा कसूर नहीं है, कसम से कह रहा हूं, ये वो नर्सरी केजी वाली मैडम का कसूर है जिसने एबीसीडी ढंग से नहीं सिखाई थी, वरना मेरी हैंडराइटिंग की तो कसमें खाते हैं लोग। बाहर निकल के पूछो तो सही किसी से। देखो ये जुगनू फिर आ गए, ये मई 22 के लिए रेलेवेंट है, नहीं नहीं, ये मई 22 के लिए रेलेवेंट नहीं है। मई 22 के लिए ना लॉ खत्म हो गया है, मई 22 के लिए लॉ की जगह इतिहास हिस्ट्री डाल दिया गया है, ठीक है ना, तो इसलिए मई 22 के लिए रेलेवेंट नहीं है। मौला मेरे ले ले मेरी जान, ऐसी ऐसी क्वेरीज, ऐसी ऐसी क्वेरीज, हे भगवान। अब चलिए, जब मैं लीगल इंटरप्रिटेशन की बात करता हूं ना भैया, लीगल इंटरप्रिटेशन की, तो ये लीगल इंटरप्रिटेशन भी दो तरीके की हो सकती है। एक होती है ऑथेंटिक और एक होती है यूजुअल। एक होती है ऑथेंटिक और एक होती है यूजुअल। ऑथेंटिक का मतलब वेयर इंटरप्रिटेशन is given by legislator himself, और यूजुअल का मतलब अदर सोर्स, वेयर, पूरा लिख लो, इंटरप्रिटेशन is derived through other source, through other source। लिखने के बाद जरा डन का मैसेज दे दो भैया। ये अनअकैडमी वालों ने ट्रक भर के भेजा है क्या टी शर्ट का, तो और क्या, ऐसे थोड़े ना, नंबर 1 प्लेटफॉर्म है इंडिया का। आगे बढ़ते, अब ऑथेंटिक इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, कहता है जी वेयर द इंटरप्रिटेशन इज गिवन बाय द लेजिस्लेटर हिमसेल्फ, जहां कानून में खुद ही इंटरप्रिटेशन दी हुई है। से फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूं, आपने उसका जवाब देना है, बोलो जवाब दोगे, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है, नालायक को देना ही पड़ेगा। यार बड़ा एसी बड़ा तेज हो गया, मुझे बड़ी ठंड सी लग रही है। हाँ जी, where the interpretation is given by the legislator himself। For example, मेरा एक आपसे सवाल है, ये सवाल है एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल ये है जी,
कि क्या फॉरेन सब्सिडरी इज आल्सो या कैन आल्सो बी अ सब्सिडरी कंपनी। ये मेरा आपसे सवाल है, क्या फॉरेन सब्सिडरी कैन बी अ सब्सिडरी कंपनी? दोबारा आप सुनना, क्या फॉरेन सब्सिडरी, मान लीजिए इन्फोसिस की एक फॉरेन सब्सिडरी है इन्फोसिस यूएसए, इन्फोसिस इंडिया की फॉरेन सब्सिडरी है इन्फोसिस यूएसए, तो क्या इन्फोसिस यूएसए जो है उसे मैं सब्सिडरी कंपनी कह सकता हूं? जैसे ही मैं वर्ड यूज करता हूं ना कंपनी, तो कंपनी का मतलब होता है, कंपनी मींस द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, यानी कि कंपनी एक्ट में। तो जब मैं कहता हूं सब्सिडरी कंपनी, तो सब्सिडरी कंपनी का मतलब भी है कि ऐसी सब्सिडरी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई हो। तो इसका मतलब जो फॉरेन सब्सिडरी है, क्या फॉरेन सब्सिडरी सब्सिडरी कंपनी हो सकती है? दिमाग दोबारा से, आसान नहीं है ये, फाइनल लेवल पे सिखाना पड़ता है एग्जांपल, तो इसलिए तुम्हारे लेवल पे सिखा रहा हूं तो इसलिए मुश्किल होगा, तो सुनना जरा, दोबारा से सुनना। मैं कहता हूं सवाल मेरा ये है कि क्या फॉरेन सब्सिडरी कैन आल्सो बी अ सब्सिडरी कंपनी, हां या ना? जब भी वर्ड कंपनी लिखा हो तो कंपनी का मतलब होता है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, तो इसका मतलब सब्सिडरी कंपनी का मतलब होगा ऐसी सब्सिडरी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई। बट जब मैं कहता हूं फॉरेन सब्सिडरी है, तो फॉरेन सब्सिडरी का मतलब विदेशों में स्टैब्लिश हुई, तो क्या फॉरेन सब्सिडरी को भी मैं सब्सिडरी मान सकता हूं, सब्सिडरी कंपनी मान सकता हूं? अब ये इस बात के इंटरप्रिटेशन में मैं तेल निकलवा दूं फिर भी समझ नहीं आता कि मैं जवाब क्या दूं, तो इसका जवाब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं भाई। क्यों? क्योंकि एक्सप्लेनेशन के अंदर लॉ मेकर्स ने खुद ही इज गिवन बाय द लेजिस्लेटर हिमसेल्फ, इंटरप्रिटेशन खुद ही दे दी एक्सप्लेनेशन के अंदर सेक्शन 2 क्लॉज 87 में, और कहा कि जब इस सेक्शन में वर्ड कंपनी यूज होगा तो कंपनी का मतलब कंपनी नहीं, कंपनी का मतलब बॉडी कॉर्पोरेट होगा। और क्या बॉडी कॉर्पोरेट में फॉरेन कंपनी भी आता है? यस। तो इसलिए क्या फॉरेन कंपनी भी, इसलिए क्या फॉरेन कंपनी, फॉरेन सब्सिडरी भी सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी? हां, कहलाएगी। नाउ आंसर इज गिवन एज पर explanation to section 2 clause 87 which states that जी, जो क्या कहती है, which states that word company under section 2 clause 87 shall means body corporate। तो इंटरप्रिटेशन क्या मैं कह सकता हूं, लॉ मेकर ने खुद ही दे दी? यस, खुद ही दे दी। Thus foreign subsidiary is a subsidiary company। लो जी, तो मैंने इंटरप्रिटेशन निकाली नहीं है भैया, कसम से निकाली नहीं है, इंटरप्रिटेशन लॉ मेकर ने खुद दे दी है। आशुतोष मित्तल जी, क्या आप चाहते हो कि आपको यहां पर ब्लॉक कर दिया जाए? अच्छा लगेगा इंटर लेवल पे हो और आपको कहा जाए चलो निकल जाओ क्लास से? अच्छा लगेगा? नहीं, इतने मैच्योर तो हैं। नेगोशिएबल जब भी होगा टेलीग्राम के ऊपर आ जाएगा, हर लेक्चर में टेलीग्राम पे दे देता हूं कि ये इस चीज का है, तो जब भी नेगोशिएबल हो जाएगा आ जाएगा। समझ आ गई बात? यहां पे बार बार स्पैम करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज मुझे आपको ब्लॉक करना पड़ेगा, तो प्लीज थोड़ा डिसिप्लिन में रखना सीखो। हाँ जी, बहुत बढ़िया अनुभव। चलो, अब कहता है कि इंटरप्रिटेशन यूजुअल,
यूजुअल इंटरप्रिटेशन कब होती है? जब ये डिराइव्ड की जाती है किसी और सोर्स के थ्रू, फॉर एग्जांपल किसी केस लॉ के थ्रू, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट के थ्रू जब इंटरप्रिटेशन निकालते हो ना कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट लिया तो इसलिए इसका मतलब ये है, तो इसे कहते हैं कि हमने यूजुअल इंटरप्रिटेशन निकाली है। समझ आ गई बात? बोलो ना हाँ। चलिए, फिर जब मैं कहता हूं कि डॉक्ट्रिनल, तो डॉक्ट्रिनल का मतलब क्या होता है? डॉक्ट्रिनल को भी मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। डॉक्ट्रिनल को भी मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। कौन कौन से डॉक्ट्रिनल को मैं कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं? एक होता है ग्रामेटिकल, और एक होता है लॉजिकल। ये क्लास नॉलेज के लिए देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हो, कोई मनाही नहीं है। हाँ जी, एक होता है ग्रामेटिकल और एक होता है लॉजिकल। जी बिल्कुल सही सचिन तहिलानी जी। हाँ जी, ग्रामेटिकल का मतलब क्या होता है और लॉजिकल का मतलब क्या होता है ये भी समझिएगा। ग्रामेटिकल का मतलब है कि वेयर द कोर्ट अप्लाई ऑर्डिनरी rule of speech for finding true meaning of statute, and logical का मतलब where court goes beyond the word and tries to discover intention of statute in some other way। लिखो जी, पहले लिख लो, लिखने के बाद मुझे डन का मैसेज देना। पहले लिख लो जी इसे। चलिए, तो कहता है वे द कोर्ट अप्लाइज द ऑर्डिनरी रूल ऑफ द स्पीच फॉर फाइंडिंग आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ द स्टैट्यूट। जब लॉ बड़ा ही ऑर्डिनरी रूल लगाता है, मतलब किसी भी वर्ड के इंटरप्रिटेशन में से, फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल को लेटर ऑन किताब में लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है एग्जांपल, बट फिलहाल फिर भी सुन लीजिएगा। मैं कहता हूं कि CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता हूं तो लॉ कहता है सेक्शन 135 में कि कंपनी को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। वो कौन सी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? जो कि शेड्यूल 7 में दी गई है। याद आ रहा है? CSR कौन सा होगा? जो कि शेड्यूल 7 में दिया गया है। ओके, अब अगर मैं शेड्यूल 7 में जाऊं तो शेड्यूल 7 में लिखा हुआ है कि एजुकेशन, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन जो है वो भी CSR एक्टिविटी का पार्ट है। प्रमोशन ऑफ एजुकेशन वो भी CSR एक्टिविटी का पार्ट है। अच्छा, अब हुआ क्या कि एक प्रॉब्लम आई कि एक कंपनी ने क्या किया, उसने कहा जी, बेंगलोर की कंपनी थी, उसने कहा जी ऐसा है कि हम देखते हैं कि लोग ना ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते, तो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते, इसलिए अब हम एक CSR एक्टिविटी चलाएंगे जिसके अंतर्गत हम लोगों को जागरूक करेंगे कि आप ट्रैफिक नियमों का पालन कैसे करना चाहिए, इसके लिए हम लोगों को एजुकेट करेंगे। अब कंपनी ने इस
इस तरीके की एजुकेशन लोगों को प्रोवाइड करनी शुरू की। सवाल उठा कि क्या ये जो कंपनी ने किया काम, क्या ये सीएसआर में आता है कि नहीं। अब इस पे सवाल उठ गया कि सीएसआर में आता है कि नहीं। कंपनी ने कहा हम तो कर क्या रहे हैं, हम दे तो एजुकेशन ही रहे हैं। अब क्या ट्रैफिक की एजुकेशन देना भी वर्ड एजुकेशन के अंदर आता है? तो एजुकेशन मींस किसी भी तरीके की शिक्षा। तो कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कहा कि बात बड़ी सीधी सी है कि अगर मैं कहूं एजुकेशन, तो एजुकेशन इंक्लूड्स इवन द ट्रैफिक एजुकेशन। तो इसलिए एजुकेशन तो एजुकेशन है। तो इसलिए ग्रामेटिकल वेयर द कोर्ट अप्लाई ऑर्डिनरी रूल ऑफ स्पीच फॉर फाइंडिंग द ट्रू मीनिंग ऑफ द स्टैट्यूट। तो स्टैट्यूट का मतलब क्या है? किसी भी प्रकार की एजुकेशन। तो ट्रैफिक एजुकेशन भी तो एजुकेशन है। यस, ऑब्वियसली यस। क्लियर हो गई इतनी बात। नेक्स्ट फिर कहता है लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। अच्छा, ये पॉइंट समझने वाला है। सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट अगर आप देखोगे ना, सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट की ओर अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल, अब देखो आपको घुमाऊं इसमें, चलो घूमते हैं अब इसमें। सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है? यह कहता है कि कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस। कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस। ग्रेट सौरव, ग्रेट, शाबाश बेटा। चलो मुझे बताना केवल इस लाइन को पढ़कर आपको क्या शिक्षा मिलती है। 105 का एग्जांपल इसमें हाँ, सेक्शन 105 का एग्जांपल भी इसमें चल जाएगा। इसमें एक ही एग्जांपल कई जगह चलते हैं, इस चैप्टर की एक खास बात है। 105 का एग्जांपल भी चलता है, बट अभी मैं एक और एग्जांपल कराता हूं। बताओ, इसको पढ़कर, केवल इस लाइन को पढ़कर आपको क्या प्रेरणा मिलती है? केवल मुझे यह बता दो। हाँ जी, कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस। पता है, दो तरीके की इंटरप्रिटेशन जारी है। एक कहता है कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस, यानी कि जब भी आपने लॉफुल पर्पस से कुछ करना है तो उसके लिए कंपनी बनानी पड़ेगी। कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस। लॉफुल पर्पस से कुछ भी करना है तो आपको कंपनी बनानी पड़ेगी। तो सवाल उठा, क्या पार्टनरशिप फर्म हो गया, ट्रस्ट हो गया, सोसाइटी हो गया, क्या ये मैं और नहीं बना सकता? मतलब लॉफुल पर्पस से अगर कुछ भी करना है तो मुझे कंपनी बनानी पड़ेगी। अच्छा, एक और इंटरप्रिटेशन इसका एक और जा रहा है, वो क्या? कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस। इसका मतलब यह भी जा रहा है कि कंपनी लॉफुल पर्पस के लिए ही बनाई जा सकती है और अनलॉफुल पर्पस के लिए नहीं। अच्छा, एक वर्ड इंटरप्रिटेशन और भी जा रहा है कि कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस। शब्द है मे का मतलब होता है ऑप्शनल, कि ऑप्शनल है कि कंपनी लॉफुल पर्पस से बनाई जाए, यानी कि कंपनी अनलॉफुल पर्पस से भी बनाई जा सकती है। तीन इंटरप्रिटेशन आपके सामने आ रहे हैं इस लाइन के। सेक्शन 3 में लिखी हुई लाइन है। गेटिंग इट? अरे भाई बोलो ना हां। पहला, कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस, यानी कि कंपनी बनाई जा सकती है किसी लॉफुल के लिए, यानी कि अनलॉफुल के लिए भी बनाई जा सकती है। दूसरा, कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस, कंपनी लॉफुल पर्पस के लिए बनाई जा सकती है, अनलॉफुल के लिए नहीं। तीसरा, कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर लॉफुल पर्पस, यानी कि लॉफुल पर्पस के लिए कंपनी बनानी पड़ेगी। पार्टनरशिप फर्म नहीं, ट्रस्ट नहीं, सोसाइटी नहीं, कोई और नहीं। तीन इंटरप्रिटेशन है। तो अब कोर्ट गोज बियॉन्ड द वर्ड। कोर्ट ट्रू इंटरप्रिटेशन समझने की कोशिश करेगा। क्या यहां पर मतलब यह है कि कंपनी अनलॉफुल पर्पस से बनाई जा सकती है? नहीं। इसका मतलब यह है कि कंपनी शैल बी फॉर्म्ड, यानी कि मे को यहां पे क्या पढ़ा जाना चाहिए? इंटेंशन पढ़ो। इन डेप्थ जाके अगर मैं इंटरप्रिटेशन निकालने की कोशिश करूं तो क्या निकलता है कि यहां मे को शैल के रूप में पढ़ा जाना चाहिए और कंपनी मे बी की जगह एक्चुअल में इसका मतलब है कंपनी शैल बी फॉर्म्ड। कंपनी शैल बी फॉर्म्ड।
फॉर एनी लॉफुल पर्पस, ये इसका ट्रू इंटरप्रिटेशन निकलेगा। दूसरा इंटरप्रिटेशन, क्या कंपनी में भी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस, मतलब कोई और संस्था, भाई मैं कंपनी एक्ट की बात कर रहा हूं तो मैं कंपनी एक्ट की इंटरप्रिटेशन की बात करूंगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशन एट ऑल। Partnership statute, I am not, partnership society trust, I am not talking about. I am talking about company only. The company may be formed for lawful purpose. It means that company shall be formed for lawful purpose only, or in other words, it cannot be formed for any unlawful purpose. बोलो ना, हाँ समझ आया या चला गया? It means company cannot be formed for any unlawful purpose। तो ये हमने देखा आज सबसे पहले अभी तक की क्लास में कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का मतलब क्या है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का मतलब क्या है? दो तरीके के शब्द, स्टैट्यूट और एक इंटरप्रिटेशन, इन दोनों को हमने देखा। उसके बाद हम आगे आते हैं और आगे अगर देखें तो शब्द दिया हुआ है एक है डॉक्यूमेंट, फिर एक वर्ड है इंस्ट्रूमेंट, और फिर एक वर्ड है डीड। तीन तरीके के शब्द मुझे सामने नजर आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रूमेंट और डीड। हो सके तो ये भी अपनी कॉपीज में एक चार्ट बना लेना, चार्ट के थ्रू ना थोड़ी आसानी पड़ जाएगी तुम्हें समझने में, तो ये भी हो सके तो चार्ट ही बना लेना, ठीक है? अभी बनवाता हूं, शुरू करते हैं, चलो। इसकी इंटरप्रिटेशन निकालने के बाद क्या ये इंटरप्रिटेशन पब्लिश होती है? हाँ, डिफरेंट लीगल मैगजीन में कोर्ट्स के जजमेंट वगैरह के थ्रू पब्लिश हो सकती है भाई। चले, अब मेरे पास तीन तरीके के शब्द हैं भाई। पहला है डॉक्यूमेंट, दूसरा है इंस्ट्रूमेंट और तीसरा है डीड। क्या इन तीनों में कोई फर्क होता है? चलिए देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आ रहा हूं वर्ड डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है देखते हैं। मुझे एक मिनट देना, मैं एक सीन आपके सामने लाना चाहता हूं, एक पिक्चर आपको दिखाना चाहता हूं जरा। थोड़ी देर तुम्हें मुझे ही देखना पड़ेगा। बस थोड़ी सी देर देखना पड़ेगा। मैं जरा एक
ये आपके पीछे एक कार्ड नजर आ रहा होगा आपको, क्या लग रहा है ये वैसे किस चीज का कार्ड है? लिखा है प्रियंका वेड्स अभिनव। अच्छा, cordially invite you to grace the wedding on September 16, 2020 at 7:30 PM। अच्छा, ये इन दोनों की इमेज भी बन रखी है, क्या लग रहा है? ओहो, फिर कहाँ गया? अरे यार आजा रे। हाँ जी, ये क्या है? मतलब ये किस चीज की फोटो है? अच्छा, अगर ये शुक्र है मैं वही देखा था, मैंने एक कार्ड निकाला वो 2021 का था। मैंने कहा भाई कहीं ऐसे यहाँ पे एक से एक जांबाज बैठे, कहीं कोई पहुंच ही ना जाए, तो इसलिए 2021 का हटा के पहले मैं 2020 का लेके आया हूं। हाँ, तो इससे क्या पता लग रहा है कि दो लोगों का विवाह हो रहा है। अच्छा, ये लड़का है, ये लड़की है, ये भी पता लग रहा है, बोलो ना हाँ। अच्छा, दोनों जिस तरीके से खड़े हैं इससे भी पता लग रहा है कि विवाह होने वाला है। तो यानी कि क्या मैं कह सकता हूं कि ये सारा डिपार्टमेंट देख के लग रहा है कि शादी का कार्ड ही है भाई, पक्की बात है, कसम से शादी का कार्ड है और इन दोनों का विवाह होने वाला है। हाँ, ठीक हो गई थी बात। चले, इन दोनों ने अपने विवाह में मुझे भी बुलाया परंतु मैं जा नहीं पाया। इन्होंने मुझे विवाह का कार्ड दिया और कहा कि पोपली साहब विवाह में आपने आना है, मैंने सहमति भी दे दी, परंतु मैं जा नहीं पाया। अब जा नहीं पाया तो पता लगा मेरे घर पे एक लीगल नोटिस आया कि पोपली जी तुमने गलत किया है और तुम हमारी शादी में नहीं आए, इसलिए हमने तुम्हारे ऊपर हाई कोर्ट पे केस किया है। ये तो कमाल ही हो गया भाई साहब, हाई कोर्ट पे केस कर दिया सीधा मेरे ऊपर, क्योंकि मैं शादी पे नहीं गया। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि सोशल एग्रीमेंट है, सोशल एग्रीमेंट है। तो यानी कि ये शादी का कार्ड सोशल एग्रीमेंट है। यस, सोशल एग्रीमेंट है, बट ये शादी का कार्ड है क्या? ये एक डॉक्यूमेंट है। ये क्या है? एक डॉक्यूमेंट है। तो यानी कि डॉक्यूमेंट, क्या मैं कह सकता हूं इनफॉर्मल फॉर्मल दोनों हो सकते हैं, यानी कि लीगल हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते। द आंसर इज यस। तो डॉक्यूमेंट जो हैं वो लीगल हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते। से फॉर एग्जांपल, अब आप आइएगा यहां पर, एक चीज होती है डॉक्यूमेंट। ये बहुत सारी चीजों से मिलकर बना होता है। डॉक्यूमेंट में बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल मैटर, फॉर एग्जांपल सब्सटेंस, उसके बाद रिकॉर्ड, उसके बाद मीन्स, मैटर का मतलब क्या है कि ये जो कार्ड था इसके ऊपर क्या लिखा है? इनविटेशन कार्ड फॉर मैरिज। तो ये मैटर है इसका, इस कार्ड का मैटर क्या है? इनविटेशन है। ये किस चीज का? मैरिज का। फॉर एग्जांपल इनविटेशन कार्ड, इनविटेशन फॉर मैरिज। अगली बात, सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? सब्सटेंस का मतलब ये जो मैरिज का इनविटेशन है ये किस पे लिखा हुआ है? मैंने कहा कार्ड पे। कार्ड किसके बना हुआ है? गत्ते का। जरूरी है गत्ते की बनी होगी हर चीज? क्या कपड़े पे भी? आजकल तो पहले तो राजा महाराजाओं के यहां कपड़े से संदेशे आते थे, तो वो भी डॉक्यूमेंट थे। द आंसर इज यस। तो वो भी सब्सटेंस है। द आंसर इज यस। सब्सटेंस का मतलब है ये जो मैटर लिखा हुआ है किस चीज के ऊपर लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं वैष्णो देवी गया और ऐसे ही मैं गया, गोल्डन टेम्पल गया, तो वहां पे वैष्णो देवी में ना जैसे ही आप अंदर गुफा के अंदर जाओ ना तो ऊपर लिखा हुआ है ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ये मंत्र लिखा हुआ है, एक मंत्र लिखा हुआ है। अब वो क्या हुआ, सोने का प्लेट चढ़ा हुआ है, गेट है, सोने का गेट बना हुआ है, सोने के गेट पे उन्होंने यूं लिखा हुआ है। अब सवाल उठा वहां पर अगर मैं कहूं सब्सटेंस क्या है, तो वो सोना, गोल्ड, उसके ऊपर गोल्ड का पत्थर या गोल्ड का जो बनाया होगा उन्होंने प्लेट, वो सब्सटेंस है। सब्सटेंस मतलब ये इनविटेशन या ये मैटर है, ये किस चीज के ऊपर लिखा गया है? गेटिंग इट? पत्थरों के ऊपर लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल भगवान राम की सेना गई थी
वो लंका में उन्होंने हर पत्थर के ऊपर राम लिखे थे, तो वो पत्थर के ऊपर जो राम लिखा हुआ वो भी क्या है, जो लिखा हुआ है वो क्या है, मैटर। बट किसके ऊपर लिखा हुआ है, पत्थर के ऊपर, तो पत्थर क्या है, सब्सटेंस। गेटिंग इट? तो कहां लिखा है, कहां लिखा है, फॉर एग्जाम्पल पेपर, या लिख लो हिंदी में, कहां पर मैटर लिखा है। फॉर एग्जाम्पल कागज, कपड़ा, पत्थर, एग्जेट्रा, इसे कहते हैं सब्सटेंस। फिर आता है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड मतलब ये मैटर कैसे लिखा गया है। से फॉर एग्जांपल क्या मैं कह सकता हूं कि जब आप पत्थरों पे लिखते हो तो किसी मशीन्स वगैरह का यूज करते होगे? यस। जब आप कागज वगैरह पे लिख रहे हो तो क्या मैं कह सकता हूं प्रिंटर, कंप्यूटर, टाइपर, किसी चीज का यूज करते होगे? द आंसर इज यस। कैसे लिखा गया है, हाउ इट इज रिकॉर्डेड, कैसे लिखा गया। फॉर एग्जाम्पल टाइपिंग हुई, मशीन्स हुई यूज्ड, एग्जेट्रा। मीन्स, मीन्स का मतलब है संदेश क्या देना चाह रहे हो, और यह संदेश आप कैसे दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहूं कि यहां पर यह संदेश क्या देना चाह रहे हो, अगर मैं इन दोनों की फोटो ही दे दूं आपको, दोनों एक फोटो, तो भी मुझे पता लग रहा है कि इन दोनों का विवाह संपन्न होने वाला है। प्रियंका वेड्स अभिनव, मुझे पता लग गया कि विवाह संपन्न होने वाला है। कई बार ऐसे ही आप देखते होंगे मैरिज के कार्ड पे लिखा होता है कि हाँ जी, मतलब एड्रेस भी दिया होता है और एड्रेस के साथ इशारे भी दिए होते हैं कि यहां से सीधे होके अगले दूसरे कट से लेफ्ट हो जाना, तो वहीं जाके शादी हो रही है। ऐसा होता है कि नहीं मैरिज कार्ड पर? तो ये होते मीन्स, जो आपको समझाया जाता है, समझाने के लिए जो शब्द यूज किए जाते हैं उन्हें कहते हैं मीन्स। लिखेगा मीन्स का मतलब क्या है लेटर्स, फिगर्स, एक्सेट्रा यूज्ड टू कम्युनिकेट द मैटर, टू कम्युनिकेट मैटर। समझ आ गई बात? कह दो ना हाँ। हाँ, मेरे चाचू की शादी में जलूल जलूल आना, इसका मतलब क्या है? चाचू की शादी हो रही है भाई, वो कह रहा है जलूल जलूल आना। जब शादी का कार्ड छपा था, वो बच्चा पूछ रहा है, मैंने एक बार कहानी सुनाई थी, मैंने कहा मेरी जब शादी का कार्ड छपा था तो उसके ऊपर मैंने स्पेसिफिकली एक मैसेज लिखवाया था। वो क्या कि कृपया शराब पीने वाले या मदिरा का सेवन करने वाले इस विवाह से दूर रहें। मेरे खुद के मतलब मेरे एक्चुअल में सगी सिस्टर तो नहीं है, बट मेरी कजन सिस्टर के पतिदेव यानी कि मेरे जीजा जी नहीं आए थे। उन्होंने कहा भाई साहब हमने तो पीनी है। मैंने कहा यहां पीने नहीं देंगे, बड़ी सीधी सी बात है। तो कार्ड पे लिखवाया था तभी कि यहां मदिरा का सेवन करने वाले कृपया दूर रहें, कृपया ना आए शादी के अंदर। तो मैं मैसेज देना चाह रहा हूं एक कि अगर आपने पीनी है तो निकल लो। अगर पीडीएफ पे लिखा हो तो भी मैटर है, बिल्कुल ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो मैंने कहा जी डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट जो है वो ध्यान रखना, डॉक्यूमेंट लीगल भी हो सकता है, यानी कि डॉक्यूमेंट लीगल फॉर्म भी ले सकता है, लीगली वैलिड, अदरवाइज। अच्छा, डॉक्यूमेंट अदरवाइज का एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैरिज कार्ड। अब जब डॉक्यूमेंट लीगली फॉर्म लेता है, लीगल फॉर्म लेता है,
तो इसे हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट। क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंट। ठीक है जी, इंस्ट्रूमेंट। अब इंस्ट्रूमेंट का कोई एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। फॉर एग्जांपल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। अब इंस्ट्रूमेंट लीगल फॉर्म में आ जाते हैं, जैसे कि अगर मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल मैं प्रोमिसरी नोट बनाता हूं आपके सामने, एक प्रोमिसरी नोट कैसे बनता है? आई प्रॉमिस टू पे ₹1,00,000 to X आफ्टर 30 days, साइन बाय वाई। तो आप इसे क्या कहेंगे? ये लीगली वैलिड है? द आंसर इज यस। डेट वेट सब डली हुई है, परफेक्टली वैलिड है, यस। तो ये क्या है? क्या ये डॉक्यूमेंट है? नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंट का मतलब होता है वो लीगली हो भी सकता है या नहीं भी, बट ये बिल्कुल लीगली वैलिड है, तो इसे आप इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट क्या है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो लीगली वैलिड है और जिसमें पार्टीज के राइट्स या उसकी ड्यूटीज दी होती हैं। इसमें पार्टीज के राइट्स एंड ड्यूटीज दी होती हैं। इट डिफाइन राइट्स ऑब्लिक लाइबिलिटीज ऑफ पार्टीज कंसर्न्ड, ऑफ पार्टीज कंसर्न्ड। यहां पर कंसर्न्ड पार्टीज के राइट्स ऑब्लिक लाइबिलिटीज दिए होते हैं। ठीक है, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट का ही एक पार्ट होता है, इंस्ट्रूमेंट का ही एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं डीड। डीड फॉर एग्जांपल ये भी लीगली वैलिड होता है, यस। कोई डीड का एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूं पार्टनरशिप डीड, गिफ्ट डीड, ट्रस्ट डीड, जहां इंस्ट्रूमेंट किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के राइट्स एंड लायबिलिटी को बताता है, वहीं पर इंस्ट्रूमेंट अगर आगे चलकर एक प्रॉपर एग्रीमेंट का पार्ट लेता है, एक इंस्ट्रूमेंट किसी एग्रीमेंट का पार्ट लेता है, जहां पर कुछ पार्टीज आपस में जुड़ रही हैं, आपस में कुछ लीगल संबंध बनने जा रहा है आपस में कुछ पार्टीज का, तो उसे अपन लोग डीड्स कहते हैं। इंडिया के अंदर देयर इज नो डिफरेंस एज फार एज इंस्ट्रूमेंट एंड डीड्स आर कंसर्न। इंडिया में इन दोनों को एक ही माना जाता है। तो हम तो इंडियन लॉ पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए इंस्ट्रूमेंट हो गया या डीड हो गया, दोनों एब्सोल्युटली वन एंड द सेम थिंग है, दोनों में कोई फर्क है नहीं। बट वैसे अगर कहो कि दो लोग जब आपस में जुड़ते हैं किसी पार्टिकुलर पर्पस के लिए, किसी पर्पस के लिए, फॉर एग्जांपल गिफ्ट, दोनों डोनर डोनी आपस में जुड़ रहे हैं, पार्टनरशिप दो लोग आपस में जुड़ रहे हैं, दो लोग आपस में मिलकर कुछ कर रहे हैं, तो इसे इन सबको डीड्स कहा जाता है। नॉर्मली हम ये कहते हैं कि डीड्स जो है ना वो प्रॉपर स्टैम्प पेपर के ऊपर, रिटर्न में एंड स्टैम्प पेपर के ऊपर होती हैं डीड्स, हम नॉर्मली ऐसे भी कहते हैं। बट फिलहाल इंस्ट्रूमेंट और डीड का इंडियन कल्चर में, इंडियन कानून के अंतर्गत कोई दोनों में डिफरेंस नहीं है। तो डीड्स और इंस्ट्रूमेंट आर वन एंड द सेम थिंग। बट ध्यान रखना, डीड्स जो है वो इंस्ट्रूमेंट का पार्ट होती है, यानी कि मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि सभी के सभी डीड्स जो है वो इंस्ट्रूमेंट होती हैं, बट सभी इंस्ट्रूमेंट डीड नहीं होती। इंस्ट्रूमेंट डीड के अलावा नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रॉमिसरी नोट इंस्ट्रूमेंट है, डीड नहीं है। डीड नहीं है क्योंकि इसमें केवल एक पार्टी की लायबिलिटी को डिफाइन किया गया है। बिल ऑफ एक्सचेंज, इसमें किसी पार्टी के राइट को डिफाइन किया गया है, तो वो डीड नहीं है। बट पार्टनरशिप डीड है, गिफ्ट एक डीड है। समझ आई बात? तो सारी डीड्स इंस्ट्रूमेंट होती हैं, पर सभी इंस्ट्रूमेंट डीड्स नहीं होते। तो यहां पर एक एनालिसिस लिख लेना, ऑल डीड्स आर इंस्ट्रूमेंट।
दो, all instruments may not be deeds. यहां तक डन का मैसेज दे दो भैया। अब मैं एक काम कर रहा हूं, जरा इसको पढ़वाना शुरू करता हूं जो असाइनमेंट आपको दिया है। आज मैं मानता हूं कि कईयों के पास ये असाइनमेंट नहीं होगा शायद, तो इसलिए आज मैं और ज्यादा नहीं कराऊंगा, मैं ज्यादा कल की क्लास में कराऊंगा। आज भी ये टॉपिक चलना है, कल भी ये टॉपिक चलना है, परसों ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो 3 दिन का है स्टैच्यूट, ठीक है। उसके बाद ट्यूसडे से हम जनरल क्लॉज एक्ट शुरू कर देंगे। जनरल क्लॉज एक्ट, जब मैं कहता हूं कि ये मंडे को खत्म हो जाएगा टॉपिक, तो इट मींस कि जब ये मंडे को खत्म होगा तो अलोंग विद ऑल द पास्ट ईयर क्वेश्चंस, ऑल द आरटीपीज एमटीपीज के साथ मिलाकर खत्म होगा, ठीक है। चले, अगर ट्रस्ट डीड को ट्रस्ट इंस्ट्रूमेंट बोले तो गलत नहीं होगा। लोधा जी तुम्हारा ना, मैं यही सोच रहा हूं कि तुम्हारा होगा क्या। कई बार मैं सोचता हूं तुम्हारे बारे में कि होगा क्या, फिर मुझे लगता है कि हरिद्वार में जाके गंगाराम के पास ही तुम्हारा इलाज है, वहीं लोटा लेके डुबकियां लगवाएगा अपने हाथों से वो, और तभी इलाज निकल सकता है, अदरवाइज तो इलाज मुश्किल है। नालायक कह रहा है पार्टनरशिप डीड को पार्टनरशिप इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं। बोल दे भाई, बोल दे, बट एक बोलने की एक परंपरा होती है। हम उसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं, आप कह सकते हो पार्टनरशिप डीड इज एन इंस्ट्रूमेंट। जरूरी है मजे लेने हैं पार्टनरशिप इंस्ट्रूमेंट कहकर, एक परंपरा होती है जिसके हिसाब से उसे बोला जाता है। ये वो लोग हैं कि जिन्हें अगर मैं कहूं ना कि 7 फेरे के लिए अग्नि के 7 फेरे लेने पड़ते हैं, मतलब विवाह के लिए अग्नि के 7 फेरे लेने होते हैं, तो ये वो नालायक है जो जाके सिगरेट और बीड़ी जला देगा बीच में फर्श पे और उसके 7 फेरे ले लेगा कि आपने कहा था अग्नि के लेने हैं तो मैंने ले लिए। ये सिगरेट के 7 फेरे ले लेगा। हाँ, सिगरेट और बीड़ी के 7 फेरे लेके कहेगा आपने कहा था अग्नि के लेने होते हैं, मैंने ले लिए, बीड़ी जलाई थी मैंने। यार आप आइडिया दे रहे हो, मैं आइडिया नहीं, मैं माइंडसेट बता रहा हूं। पड़ोस वाली आंटी गाने का वेट कर रही है, देखा कितनी डिमांड है इस पोपली की। डॉक्यूमेंट, आइए डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं। जनरली अंडरस्टूड, अ डॉक्यूमेंट इज अ पेपर और अदर मेटीरियल थिंग्स गिविंग इंफॉर्मेशन, प्रूफ और एविडेंस ऑफ एनीथिंग। ध्यान रखना, मैरिज का कार्ड, प्रियंका वेड्स ज्योति, वो क्या नाम था, प्रियंका वेड्स यूलिया था, क्या था नाम था यार, दिमाग में नहीं। अच्छा प्रियंका, हाँ प्रियंका वेड्स अभिनव नाम था। ओहो, यूलिया कहां से ध्यान आ गई है। खैर चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, जनरली अंडरस्टूड, अ डॉक्यूमेंट इज अ पेपर एंड अदर मेटीरियल थिंग्स गिविंग इंफॉर्मेशन, प्रूफ और एविडेंस ऑफ एनीथिंग, जिसके अंदर, जिसके ऊपर कुछ लिखा जाता, कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है। अच्छा, सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, ये डेफिनेशंस याद करनी है भाई साहब, दोनों की दोनों जी। स्टेट्स दैट, डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस में भी लिखी है और जनरल क्लॉज एक्ट में भी लिखी है। सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस कहते हैं डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर,
एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस, सब्सटेंस का मतलब जिस चीज के ऊपर लिखा गया है, मैटर मतलब क्लियर है, एक आया मैटर, ऑन एनी सब्सटेंस बाय द मीन्स, मीन्स मतलब किन शब्दों में, लेटर्स हो गया, फिगर्स हो गया, मार्क्स हो गया, और बाय वन ऑफ दोज मीन्स इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर, रिकॉर्डिंग मतलब रिकॉर्ड। पढ़ के देखो डेफिनेशन और बताओ मुझे, डन का मैसेज मिल जाएगा। अरे बोलो ना, हाँ बोलो हाँ। चले, सेक्शन 3 क्लॉज 18 जनरल क्लॉज एक्ट। ये डेफिनेशन याद करना बड़े पर्पस सॉल्व करेगा आपके ये दोनों, बताता हूं क्यों। द टर्म डॉक्यूमेंट शैल इंक्लूड एनी मैटर written, expressed or described upon any substance by the means of letter, figure, marks or by more by then one of those means which is intended to be used or which may be used for the purpose of recording this matter. More or less definition बिल्कुल सेम है, याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, जब आप याद करने बैठोगे प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट ये डेफिनेशन मेरे कई पर्पस सॉल्व करती है। फॉर एग्जांपल अगर डॉक्यूमेंट आ जाए पेपर में लिखने को तो मैं ये चिपका सकता हूं, ठीक है, मेरी लेंथ हो रही है। दूसरा, एक पेपर में बहुत बार सवाल आता है मीन्स और इंक्लूड्स का एग्जाम्पल दीजिए, मीन्स और इंक्लूड्स कल की क्लास में कराऊंगा, मीन्स और इंक्लूड्स का एग्जाम्पल दीजिए। तो फिर मीन्स और इंक्लूड्स देखिएगा, यहां पर डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, यहां पर डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, मीन्स, और यहां पर क्या है, इंक्लूड्स। सर ये फर्क क्या आया, भाई दोनों एक्ट अलग अलग हैं, एक एक्ट में मीन्स डेफिनेशन है, एक एक्ट में इंक्लूड्स डेफिनेशन है। मीन्स का मतलब होता है एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि बस जो लिखा है यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इंक्लूड्स का मतलब है इंक्लूसिव डेफिनेशन, इंक्लूसिव का मतलब होता है ये जो हम बता रहे हैं ये तो है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ हो सकता है। जो हम ये बता रहे हैं ये तो है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो एक होता है एग्जॉस्टिव और एक होता है इंक्लूसिव, ठीक है। अरे बोलो ना हाँ। तो हमने ये डेफिनेशन देखी, याद करने में आई थिंक इसको प्रॉब्लम आएगी नहीं। फिर एलिमेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या है, मैटर, क्या जा रहा है, संदेशा क्या है। दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, इट्स यूसेज विद द वर्ड एनी शोज दैट द डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इज कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब इस पे कोई भी मैटर आ सकता है, कोई भी मैटर आ सकता है, तो इसलिए डॉक्यूमेंट बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है। सब्सटेंस किसके ऊपर लिखा जाता है, ऑन विच मेंटल और इंटेलेक्चुअल एलिमेंट्स कम टू फाइंड अ परमानेंट फॉर्म, पत्थर, कपड़ा, कागज। चलिए, रिकॉर्ड मस्ट बी सर्टन म्यूचुअल और मैकेनिकल डिवाइस इंप्लॉयड ऑन द सब्सटेंस, मशीन से लिखा जाता है, हाथ से लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है। Means this represent fourth element by which permanent form is acquired, and those can be letter, figure, marks, symbols which can be used to communicate between two persons. I hope clear है, simple है। चले, हाँ, जैसे कपड़े पे अनअकैडमी लिखा गया है, अब ये जो है ना, ये इसको यूं निकालोगे तो निकल सकते, तो यानी कि कुछ चिपकाया है, ठीक है ना, कुछ चिपकाया हुआ है, तो इस तरीके से लिखा हुआ है। इंस्ट्रूमेंट, इट मींस अ फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट, जैसे ही डॉक्यूमेंट लीगल हुआ वो इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा, विच क्रिएट्स और कन्फर्म अ राइट और रिकॉर्ड्स अ फैक्ट। फॉर एग्जांपल प्रॉमिसरी नोट, वैसे तो एग्जांपल लिखवा दिए हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेट्रा। It is a formal writing of any kind, formal writing of any kind, okay, such as agreement, deeds, charter, records, etc. Formal writing of any kind, मतलब इंस्ट्रूमेंट क्योंकि लीगल फॉर्म में तो है, फॉर्मल, इनमें फॉर्मेलिटी का एलिमेंट आता है। मतलब इनमें जब प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज लिखते हुए ऊट पटांग भाषा का प्रयोग कर सकते हो,
क्या ऊट पटांग भाषा का प्रयोग कर सकते हो प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज लिखते हुए? नहीं, तमीज से लिख के जाने चाहिए, क्योंकि कल को कोर्ट में पेश हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं वाई को आदेश देता हूं कि 30 दिन बाद वो मुझे पे करे, नहीं तो घर के बाहर ना निकले, नहीं तो सीधा गोली मार दी जाएगी। ऐसे लिख सकता हूं मैं? वाह, क्या तमीज है। लीगल लैंग्वेज लिख भाई, कल को कोर्ट में जा सकते हैं डॉक्यूमेंट। तो वैसे तो बोलने में कर सकते तू बाहर मिल, मगर यहां कागज पे लिख सकता हूं तू बाहर मिल, ऐसे थोड़ा ना होता है। इट ऑल्सो मीन्स अ फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट हैविंग लीगल इफेक्ट either as creating liability or as affording evidence of it। अगर ये शब्द याद ना हो पाए, देखो अब यहां सबसे ज्यादा मुश्किल चैप्टर क्यों लगता है, क्योंकि समझ सब कुछ आ रहा है आपको इस टाइम, बट ये याद करना है, ये एक टास्क है, मानता हूं ये एक टास्क है, बट दैट टास्क वी हैव टू मैनेज। इसलिए 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार जितनी बार हो सके पढ़ो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 से 9 नंबर का चैप्टर है। बट फिर भी अगर ना याद हो पाए तो फिर भी एक ऐसा जुगाड़ बताता हूं जिसका कोई तोड़ ही नहीं है, जिसका कोई तोड़ नहीं। अगर ये याद ना भी हो पाए चैप्टर, मैं कहता हूं ऐसी फीलिंग आएगी पेपर में कि गजब हो जाएगा। अगर ये चैप्टर याद ना हो पाए, कहो तो बताऊं, नहीं तो नहीं बताता। लिख दिया ना इन्होंने। देखो, अगर याद ना हो पाए तो मन में एक फीलिंग लाना, बस दिमाग में फीलिंग लाना, इस बार पेपर 94 मार्क्स का आएगा, इस बार पेपर 94 मार्क्स का आएगा, 94 मार्क्स का आएगा, क्योंकि हमने 6 नंबर पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम ढक्कन हैं। बस अपने अंदर मन में फीलिंग लानी है। सांस अंदर, सांस बाहर, फिर सांस अंदर, फिर बाहर, बस। ठीक है, लेकिन ये तो झूठी तसल्ली हुई। तो अब याद ना करना पड़े तो उसके बाद तसल्ली देनी पड़ेगी अपने आप को, और क्या, या तो याद कर लो। ऐसे 3-4 और चैप्टर छोड़ दो, मतलब उस स्टेज तक पहुंच जाओ जहां 40/40 ही चाहिए आप। शाबाश, ये हुई फिर बात। अनुभव कह रहा है कि हमारे मोहल्ले की आंटी कुर्सी ले आई हैं कि पोपली सर गाना कब गाएंगे। यार गाना ही पड़ेगा लग रहा है, मजबूर किया जा रहा है मुझे। हाँ जी। Section 2 Clause 14 of the Indian Stamp Act states that instrument includes every document by which any right or liability is proposed to be created, transferred, extended, extinguished or recorded. Rights and liabilities of any parties are defined under the instrument. ठीक है, चला। कॉटन डालने का टाइम दे दो कानों के अंदर। मैं देखा है कि तानसेन हो गया या फिर और बड़े बड़े हो गए ना जैसे संगीतकार, उनके बाद संगीत रहा नहीं है। अब बस काम चलाओ लोग जान जाते हैं, बस इज्जत नहीं है संगीत की आजकल। मैंने देखा है नए बच्चों में। द लीगल ग्लोसरी डिफाइन द टर्म डीड्स। डीड्स का मतलब क्या है? कोई भी इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग प्रपोर्ट्स टू हैव द लीगल डिस्पोजिशन। अब जैसे डिस्पोजिशन वर्ड समझा, अब कईयों के दिमाग में आया होगा डिंग 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 डिंग, यार ये तो अंग्रेजी आ गई। डिस्पोजिशन का मतलब लीगल स्वभाव, नेचर, उसे प्रॉपर लीगल नेचर का बनाने के लिए। हालांकि इंडिया में इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। डीड्स आर इंस्ट्रूमेंट, दो ऑल इंस्ट्रूमेंट में नॉट बी डीड। एक और लाइन लिख लेना, यहीं पर लिख लेना। इन इंडिया नो डिस्टिंक्शन between
इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा, एक और जरूरी सूचना है जी, एंड डीड्स। आज प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन की क्लास होगी, 5 बजे के करीब होगी। प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ऑन द बिलमेंट एंड प्लेज। प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ऑन बिलमेंट एंड प्लेज शाम को 5 बजे की क्लास होगी, बट डेट वुड बी अ स्पेशल क्लास। स्पेशल क्लास होगी, वो 1.5 या 2 घंटे की क्लास हो सकती है। और अगली डेफिनेशन इंटरप्रिटेशन की अगेन समझ चुके हैं, ये पूरी चार्ट बना हुआ है, आप एक बार इसे पढ़ोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। इंटरप्रिटेशन लीगल डॉक्ट्रिनल हमने तो एग्जाम्पल के साथ किए हैं, एग्जाम्पल भी नहीं दिए हुए। खैर लो जी, अब आते हैं रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन पे। ये हम कल से शुरू करेंगे, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्या सुनाता हूं, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का ही सुनना। मैं शायद क्लासेस में सुनाता भी रहता हूं। वो कहते हैं ना कि इंटरप्रिटेशन निकालने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है। बिना दिमाग लगाए हुए खाली वर्ड्स को अगर लिख दिया, उनका मीनिंग वैसे हिंदी में कन्वर्ट कर दिया तो दिक्कत आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक शब्द मैं आपके सामने कहता हूं, डॉक्यूमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड। डॉक्यूमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड, ये वर्ड मैंने कहा, तो इसका मतलब क्या है कि डॉक्यूमेंट पे प्रॉपर साइन होने चाहिए, ये इसका अर्थ है, इंटरप्रिटेशन है। बट इसकी हिंदी क्या है? एग्जीक्यूट का मतलब होता है गोली मारना, डॉक्यूमेंट का मतलब डॉक्यूमेंट, तो यानी कि डॉक्यूमेंट को गोली मार दो, ये इसकी हिंदी हुई। जब हम इसका दिमाग लगा के इसका मतलब निकाला तो इसका मतलब होगा डॉक्यूमेंट पे साइन होने चाहिए। ठीक है, ऐसे इंटरेस्टिंग वाक्य एक और सुनाता हूं। एक बुक लिखी गई, साउथ इंडिया में बड़े फेमस ऑथर थे, उन्होंने एक बुक लिखी, क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम। अब वो साउथ इंडिया में बुक बहुत ज्यादा चली, बहुत गजब की चली। अब हिंदी में उसकी डिमांड आई कि हिंदी में भी बुक होनी चाहिए। अब जब हिंदी में भी होनी चाहिए तो हिंदी वर्जन करने के लिए लगा दिया एक बंदे को कि ले भाई हिंदी वर्ड में इंटरप्रिटेशन कर। उसने सारा इंटरप्रिटेशन, सारा कुछ तो निकाल दिया, कन्वर्ट कर दिया, बट उसे क्लबिंग का मतलब समझ नहीं आया। क्लबिंग, तो क्लब का मतलब एक जगह पे उसे मिला मुजरा। मुजरा, तो उसने क्लबिंग ऑफ इनकम टाइटल को हिंदी में छाप दिया, आय का मुजराकरण। ये बुक पब्लिशिंग में चली गई, पब्लिश होके आई और वापस लेनी पड़ी। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का चैप्टर इन लोगों ने पढ़ा नहीं है, जिन लोगों ने ये काम किया, पक्की बात है। वरना क्लबिंग ऑफ इनकम, आय का मुजराकरण, वाओ। चलो भाई,